राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 60 वर्षीय सविता जी अभी पूजा करके उठी ही थी कि फोन की घंटी बजने लगी। हॉल में कोई नहीं था, इसीलिए सविता जी ने फोन उठा लिया। हेलो, कौन? उधर से आवाज आती है। अरे सविता, नहीं पहचानी? मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। अरे हाँ हाँ सुमित्रा बहन, कैसी हो? मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, सुमित्रा जी ने कहा। तो सविता जी बोली, ठीक है, इसमें फोन करके बताने की क्या जरूरत है। चलो जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बहन। यह कहकर उन्होंने फोन कट कर दिया। रविवार का दिन था। सविता जी जल्दी से किचन में गईं। बहू, अरे ओ बहू राधा, क्या बना रही है? तेरी मौसी आने वाली है, कुछ अच्छा बना ले, तुझे तो पता है ना मौसी की आदत। राधा ने कहा, माँ जी मैंने तो खाना बना दिया है, सब्जी और पराठा। अब मुझे ऑफिस जाना है। क्या आज तू रविवार को भी ऑफिस जाएगी? हाँ माँ जी, हाँ माँ जी, जाना पड़ेगा। बॉस ने खास चेतावनी दी है कि आज के दिन कोई भी स्टाफ और एब्सेंट नहीं होगा। आज बड़े अफसर आने वाले हैं, बड़ी मीटिंग है, इसीलिए माँ जी। सविता जी अपनी बहू की बात सुनकर तो गुस्से में आ गई। अब तेरी मौसी आने वाली है। अरे तेरी नौकरी की वजह से तो घर में कभी मेहमान आए तो उनके लिए भी तू घर में समय नहीं निकालती। अब तेरी मौसी के लिए खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। वह तेरी सूखी सब्जी और पराठा नहीं खाएगी। सविता जी की बातें सुनकर राधा टेंशन में तो थी, लेकिन कहने लगी, माँ जी प्लीज प्लीज आज के दिन आप संभाल लेना, मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी आ जाऊं। सविता जी ने कहा, तू अपनी मौसी सुमित्रा को जानती है ना? हाँ जानती हूँ। यह कहकर सविता जल्दी से घर से निकली और ऑटो पकड़ी। ऑटो में बैठते हुए सविता सोचने लगी कि अरे सुमित्रा मौसी, वो तो एक तूफान है। माँ जी की बात बार बार कान में गूंज रही थी। तू सुमित्रा मौसी को जानती है ना? कैसे भूल सकती थी। जब एक बार सुमित्रा मौसी आई थी तो घर में सब कुछ तहस नहस हो गया था। राधा सुबह का खाना अपना और अपने पति का टिफिन बनाकर ऑफिस चली गई थी और सविता जी खाना खाकर आराम कर रही थी। वहीं उनके पति कमलेश जी अखबार लेकर बैठे थे। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। सामने सुमित्रा जी थी। कमलेश जी ने दरवाजा खोलते ही कहा, सविता देखो तो कौन आया है। सविता जी उठते ही अपनी बहन को देखी और खुशी से झूम पड़ी। अरे दीदी, तुमने तो बताया भी नहीं। कैसे बताती, मेरा फोन जो खराब हो गया था, बेटे के मोबाइल में तुम्हारा नंबर नहीं था, इसीलिए बात नहीं हो पाई। यह कहकर सुमित्रा जी अंदर आए। सोफे में बैठते ही घर के अंदर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। उनकी नजरें तो बहू राधा को ढूंढ रही थी। फिर कमलेश जी ही किचन में जाकर चाय बनाकर लाए और साथ साथ में नाश्ता भी दिए। चाय नाश्ते के बाद सुमित्रा जी ने पूछ ही दिया, अरे ससुर घर का चाय बना रहे हैं, बहू कहाँ गई? सविता जी ने कहा, तुमको तो पता है ना दीदी कि मेरी बहू नौकरी करती है, सुबह ही ड्यूटी पर चली गई, अब शाम को ही आएगी। यह सुनकर तो सुमित्रा जी मुंह बनाने लगी। अरे तेरी बहू तो ड्यूटी पर गई है, मुझे भूख भी बड़ी जोर से लगी है। मैं होटल का तो खाती नहीं हूँ, तुझे पता है ना सविता। सविता जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, किचन में कुछ खाना होगा, नहीं हो तो वो मैं जल्दी से बना देती हूँ। सविता जी किचन में गई तो देखी कि सब्जी रखी थी, थोड़ी सी दाल और चावल भी था। सविता जी ने जल्दी से आटा लगाया और गरम गरम रोटियां बनाई। फिर अपनी बहन सुमित्रा जी को खाना दे दी। सुमित्रा जी को भूख भी बहुत लगी थी और खाना भी स्वादिष्ट था। वह तारीफ करते हुए पूछ बैठी, सविता खाना तुमने बनाया कि तुम्हारी बहू बनाकर गई थी? सविता जी ने कहा, मेरी बहू खाना बनाकर जाती है, लेकिन वह सब्जी का स्वाद तो अपनी बहन की हाथों का कैसे नहीं पहचान पाती। अरे यह सब्जी तो तुम्हारे हाथ की बनी है सविता,
तुम झूठ मत बोलना। मैं अपनी बहन के हाथों का स्वाद नहीं पहचान सकती क्या? सविता जी ने कहा, दीदी, खाना तो बहू ही बनाई थी, बस मैंने थोड़ी सी सब्जियां बना दी थी। क्या है ना कि उसे भी लेट होने लगता है ऑफिस जाने में, तो मैं भी उसकी मदद किचन में करती हूँ। आखिर वह भी तो नौकरी पर जाती है, इसीलिए मुझे उसकी थोड़ी बहुत मदद करनी पड़ती है। कहते कहते खाना खत्म हो गया तो सविता जी बर्तन उठाई और किचन में आ गई। उनके पीछे पीछे सुमित्रा जी भी किचन में आ जाती है। किचन में जूठे बर्तनों से सिंक भरा हुआ था। सुमित्रा जी ने पूछा, सविता, तुम इतने सारे बर्तन खुद धोओगी? सविता जी ने कहा, हाँ, बहू सुबह ड्यूटी चली गई है, उसे समय नहीं मिला और काम वाली बाई आज नहीं आई है। सब लोग खाना खा के आराम करे, मैं भी आराम करने लगी थी, अब बर्तन धो लेती हूँ। सुमित्रा जी ने कहा, तेरी भी किस्मत फूटी है, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जवान बेटा घर में है, बहू घर में आ गई है, लेकिन तुझे घर के सारे बर्तन धोने पड़ते हैं, घर का खाना बनाना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है, और तेरी बहू महारानी जैसे सुबह तैयार होकर मेकअप करके पर्स लेकर ऑफिस चली जाती है। अरे, वह तो घर के कामों से छुटकारा मिले रहे, इसीलिए वह नौकरी करने का ढोंग करती है। तेरी जैसे सीधी सादी सास मिली है, इसीलिए वह मजे कर रही है। अरे सविता, मुझे देख, मैं कैसे अपने दोनों बहुओं पर हुक्म चलाती हूँ। मेरे दोनों बहू की मजाल क्या कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बोले, जी माँ जी, जी माँ जी कहकर बोलती नहीं थकती। मैं आराम से बैठकर दोनों बहुओं पर हुक्म चलाती रहती हूँ। कभी एक गिलास पानी खुद लेकर नहीं पीती। और यहाँ तेरी हालत देखो, तू घर के बर्तन धोती रहती है, झाड़ू पोछा करती है। सुमित्रा जी की बातें सुनकर सविता जी बर्तन तो धो रही थी, खामोश थी, लेकिन उनके दिल ही दिल में तूफान मच गया था। बात तो सच है, बहू सुबह मेकअप करके अच्छे कपड़े पहन पर्स लेकर बाहर निकल जाती है, और इस उम्र में मैं घर के काम करती हूँ, मुझे तो कभी बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलता। आखिर सारी उम्र मैंने यही तो किया है। सविता जी यही सोच रही थी। फिर वह अपनी बहन से कहती हैं, अरे दीदी, इसमें जिंदगी खराब होने वाली क्या बात है? घर के काम पहले भी करती थी और अभी भी करती हूँ। बहू नौकरी करती है, 2 पैसे घर आते हैं, तो उसमें क्या बुराई? सुमित्रा जी ने फिर कहा, अरे पैसे तो तेरा बेटा भी कमाता है सविता, क्या उसकी कमाई से घर नहीं चल सकता? जो बहू बाहर ऐसा आराम से घूमने जाती है, नौकरी के बहाने घर से पीछा छुड़ा कर रखी है। अब सविता जी के मन में बहू के प्रति यह सवाल हो गया था कि अब मैं अपनी बहू राधा की नौकरी छुड़वा दूंगी और खुद मंदिर जाऊंगी, आराम से इधर उधर घूमूंगी, घर के एक काम नहीं छूऊंगी। मेरी बड़ी बहन रानी बनकर बैठती है और मैं अपने ससुराल में बहू आने के बाद भी नौकरानी बनी हुई हूँ। किचन का काम निपटाकर जब सविता जी हाल में आई तो सुमित्रा जी ने कहा, अब मुझे जाना होगा सविता, तुमसे मिलने आ गई, बहू से मुलाकात नहीं हुई। वह अपना बैग उठाकर चलने ही वाली थी कि दरवाजे में डोरबेल बजी। जाकर सविता जी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। अंदर आते ही उसने मौसी जी के पैर छुए, प्रणाम मासी जी। सुमित्रा जी ने कहा, अरे बहू, बड़ी देर कर दी, सोचा था कि जाकर तुम्हारे साथ बैठूंगी, 2-4 बातें करूंगी, तुम्हारे हाथ का चाय नाश्ता, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना खाऊंगी, लेकिन यहाँ तो जब से आई हूँ तुम्हारी बूढ़ी सास ही काम में लगी है, मुझसे तो देखा नहीं गया, किसी तरह से 2 रोटी खाई हूँ। बेचारी दोपहर में मेरे लिए मेरी बहन खाना बनाई। यह सुनकर राधा ने कहा, मौसी जी, माना कि आज छुट्टी है, मैं जाने वाली नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी जो मुझे जाना पड़ा। आज बॉस ने
खास चेतावनी दी थी कि जो स्टाफ आज छुट्टी लिया उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सुमित्रा जी ने कहा, अरे तेरी नौकरी और तू, तुझे घर संभालना चाहिए, लेकिन तू है कि नौकरी के पीछे पड़ी है। यह कहकर वह अपने घर चली गई। अब सविता जी के मन में जो तूफान मचा था वह पूरे घर को जलाकर रख देने वाला था। दूसरे दिन ही सविता जी सुबह नहा धोकर पूजा में बैठ गई। किचन के कामों में मदद करने नहीं गई। उन्होंने बहू से कह दिया, बहू अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे कमर में दर्द रहता है, पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता, तुझसे घर के काम अकेले नहीं संभाले जाते तो तू अब नौकरी छोड़ दे। सविता जी की बात सुनकर आज राधा हैरान थी। वह जल्दी जल्दी किचन में टिफिन बनाई, अपने पति को दी, ससुर और सास के लिए खाना बनाई, खुद टिफिन लेकर जाने लगी। वहीं उसका छोटा 4 साल का बच्चा भी था। उसे भी वह खाना रख कर बोली, मम्मी जी मेरे दीपू का ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। उस दिन तो राधा ऑफिस चली गई। शाम को जब आई तो घर का सारा काम जैसा का तैसा पड़ा था। आज सविता जी ने कोई भी काम नहीं किया था। राधा जल्दी जल्दी घर के काम करने लगी, फिर किचन में खाना बनाई। फिर वह रात को सोई तो इतनी थक गई थी कि उसे आज भूख भी नहीं लगी थी। कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह जब राधा सोकर उठी तो देखी कि उसका बेटा अभी भी मोटा कंबल ओढ़े हुए सो रहा था। उसने दीपू को कंबल को हटाया तो देखा उसका शरीर बुखार से तप रहा था। सिर पर हाथ रखी और कहने लगी, दीपू कैसा लग रहा है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? दीपू ने कहा, माँ सिर बहुत दर्द कर रहा है और उठने का मन नहीं कर रहा। राधा ने सोचा था कि जल्दी से दीपू को भी नहला धुलाकर उसे खाना खिला दूं और उसके कपड़े पहना दूं, लेकिन दीपू को तो यहाँ बुखार थी। वह जल्दी से बुखार उतरने की दवाई दीपू को दी और उसके सिर पर पानी की पट्टी रखी, लेकिन दीपू अभी बिस्तर से उठा नहीं था तो उसकी चिंता बढ़ती गई। वह अपने पति संजय से बोली कि दीपू की तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस कैसे जाऊं? संजय ने साफ कह दिया कि मैं तो ऑफिस से छुट्टी लेने वाला नहीं हूँ, तुम जानो और तुम्हारा काम। यह कहकर संजय अपना बैग उठाया और चला गया। अब राधा अपने बेटे को लेकर पहले बच्चे वाले डॉक्टरों को दिखाने गई। वहां से दवाइयां लेकर आई, कुछ रिपोर्ट भी निकाला गया, रिपोर्ट अभी मिला नहीं था। राधा ने बच्चे को दवा पिलाया और उसका बुखार उतरा तो उसने थोड़ा सा खाया और फिर सो गया। राधा अपनी सास को कहती है, माँ जी थोड़ा दीपू का ध्यान रखो। यह कहकर वह अपने बॉस को फोन लगाने लगी, सर मुझे लेट हो गया, बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी इसीलिए मैं नहीं आ पाई। आज मुझे लगता है कि मैं ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगी। उधर से बॉस ने कहा, कब से तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था, आज आना बहुत जरूरी था, यदि तुम नहीं आ सकती हो तो ऑनलाइन काम करके जल्दी से फाइल जमा करो, अभी जो मीटिंग हुई थी उसका काम बाकी है। हाँ काम करना भूल मत जाना घर में रहकर। राधा ने कहा, सर अभी अभी मैं काम करके भेजती हूँ। वह जैसे ही लैपटॉप उठाकर कमरे में जाने लगी तो उसकी सास सविता जी ने कहा, बहू मेरा सिर दुख रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। राधा का मन नहीं था, वह बड़े उदास मन से लैपटॉप को फिर से बैग में डाल दी और सास के लिए चाय बनाई। एक कप ससुर को पकड़ाया और सास को, फिर वह लैपटॉप लेकर कमरे में जाने लगी तो उसकी सास सविता जी ने कहा, कितनी बार बोला है बहू, ऑफिस का काम ऑफिस में ही किया करो, लेकिन तुम हो कि ऑफिस का काम लेकर घर में बैठ जाती हो। अब इतने सारे घर में बर्तन पड़े हैं, काम वाली तो कुछ दिनों से छुट्टी लेकर बैठी है और इधर तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऑफिस का काम करोगी तो घर का काम कब होगा? राधा ने सोचा कि पहले फाइल बनाकर बॉस को सेंड कर देती हूँ, उसके बाद काम कर लूंगी, लेकिन सविता जी
बार बार घर की सफाई करने को कहती गई। इसीलिए राधा जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करने लगी। उसके बाद वह काम करने गई तो सास ने फिर से आवाज दिया, बहू, शाम को 4:30 बज गया है, एक कप चाय बना देती। राधा अब बहुत परेशान थी। वह किसी तरह से फिर चाय बनाकर अपनी सास को दी। उसका काम अधूरा ही रह गया। जब शाम को 6 बज गया, बॉस ने फोन किया, राधा, सिर्फ तुम्हारा ही काम बाकी रह गया और बाकी स्टाफ ने कर दिया है। ऐसा नहीं चलेगा। कल तुम थोड़ा जल्दी आ जाना और समय से पहले अपना काम निपटा देना। राधा ने सॉरी बोला और सुबह जल्दी जाने का वादा किया। अब राधा अपने बॉस से बात करने के बाद वहीं हाल में एक कुर्सी पर निढाल सी बैठ गई। सुबह से बच्चे की बीमारी, घर का काम, ऑफिस का टेंशन, उसका तो मानो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वह आंखें बंद की तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर कैसे यह सब कुछ संभाल पाएगी, मन में सोचने लगी। तभी उसके ससुर हॉल में आ गए। अपनी बहू की आंखों से आंसू बहता हुआ देख वह वापस जाने लगे तो वहीं डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ गिलास से उनका हाथ टकरा गया, जो गिलास फर्श पर गिरकर छन छन की आवाज करने लगी। राधा ने आंख खोली तो देखा कि ससुर थे। उसने कहा, कुछ चाहिए क्या पापा जी? सॉरी सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जाकर कमरे में आराम कर लो। कोई काम मेरे लायक हो तो बता दो। तुम बहुत परेशान लग रही हो और बहुत थकी हुई भी। राधा ने कहा, नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज दीपू की तबीयत खराब हो गई, उसी से काम बढ़ गया और थोड़ा परेशान भी हो गई। फिर ससुर ने कहा, बहू, मैं सब समझ रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि ना तो तुम्हारा साथ संजय दे रहा है और तुम्हारी सास को भी ना जाने क्या हो गया है। मैं तुमसे एक बात कहे दे रहा हूँ, यह जो हो रहा है तो या इस हालात से तुम समझौता कर कर जियो या इस हालात से निकलने की कोशिश करो। करना सब कुछ तुमको ही है। इतना कहकर उसके ससुर बाहर निकल गए और राधा वहीं बैठ सोचती रह गई। फिर अपने कमरे में सोने चली गई। दूसरे दिन राधा घर के सारे काम निपटाकर बच्चे को दवाई दिलाकर ऑफिस चली गई। अब शाम को जब राधा ऑफिस से आई तो उसके मन में आज किसी चीज की हड़बड़ी नहीं थी। एक अलग सा धैर्य था, साहस था। वह आते ही अपना पर्स रखी और शांति से सोफे पर बैठ गई। तभी अंदर से संजय आता हुआ बोला, अरे राधा, तुम आने में कितनी देर कर दी, मेरे लिए चाय तो बनाओ। राधा ने कहा, मुझे माफ कर दो संजय, अब आज के बाद कभी देर नहीं होगी। संजय आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? तो राधा ने कहा, मैंने नौकरी छोड़ दिया है, अब मैं घर पर ही रहूंगी और समय से सबका काम होगा और तुम्हें भी चाय के लिए कभी लेट नहीं होगा। यह सुनकर तो संजय जैसे थक ही गया हो। उसके पैरों तले जमीन सरक गई। क्या तुमने नौकरी छोड़ दी? मुझसे पूछा क्यों नहीं? अरे एक बार पूछ तो लिया होता। राधा ने कहा, तुमसे पूछती तो तुम मना ही कर देते, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दिया बिना तुम्हारे पूछे। अब राधा किचन में चली गई और सबके लिए चाय बनाकर लाई। दूसरे दिन से राधा घर में रहकर घर के सारे काम निपटाने लगी। अब सविता जी को भी सुकून मिल रहा था। कुछ दिन ही बीता था कि एक दिन सविता जी ने कहा, बेटा, मुझे मायके जाना है, मेरे भतीजी की शादी है, मुझे 15,000 रुपए दे दे, अपने लिए कपड़े और भतीजी के लिए कुछ अच्छी चीजें लेना है। और हाँ, एक आध जेवर भी चाहिए। तो जेवर लेने के लिए मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए, वह मैं देख लेती हूँ, उसके बाद आकर तुझे बता दूंगी। यह सुनकर संजय बोला, माँ, कैसी बातें करती हो? मेरे पास तो इस समय पर कुछ पैसे नहीं है, कपड़े लेने का पैसे नहीं है और तुम जेवर की बात कर रही हो। यह सुनकर माँ ने कहा, अरे क्या हो गया तुम्हारे पैसे को? आज तक तो तुमने कभी ऐसा जवाब नहीं दिया। तुम्हारी 2-3 दिन पहले ही तो तनख्वाह आई थी।
संजय ने कहा, माँ, मैंने इस घर की 20,000 EMI भर दी, 10,000 बच्चे की स्कूल की फीस भर दी, 10,000 का मैंने घर का सामान कर दिया। महीने भर का राशन भरवाने के बाद मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचा है। मुझे यूं कुछ पैसों की जरूरत है। अब मुझे ऑफिस जाने आने के लिए भी पैसा चाहिए। यह सुनकर तो सविता जी बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। सारे पैसे का हिसाब मिल गया था। फिर भी सविता जी ने कहा, पहले तो इतने पैसों की कमी कभी नहीं पड़ी। अब आज क्या हो गया है जो सारे पैसों का हिसाब पल भर में तुमने दे दी। अब कमलेश जी से भी रहा नहीं गया। वह तुरंत बोल पड़े, जब बेटे ने पूरा हिसाब दे दिया है तो अब पैसे कहाँ बचे। अब पहले पैसे की कमी नहीं पड़ती थी क्योंकि बहू भी नौकरी करती थी। उसकी भी 50,000 तनख्वाह आती थी, जिससे घर में सब कुछ बड़े अच्छे से चलता था। तुम जब चाहती थी, जब पैसे मांगती थी तो तुम्हारे हाथ में मिल जाते थे। अब जब एक अकेला बेटा कमाएगा, 20,000 रुपए उसकी घर की EMI चली जाती है और 20,000 में उसे बच्चे के स्कूल की फीस और घर के खर्च चलाने हैं। फिर वह तुम्हें कहाँ से पैसे देगा। यह सुनकर संजय ने भी कहा, पापा ठीक कह रहे हैं माँ, अब ऐसा ही होगा। अब हमें अपने खर्चों पर रोक लगाना होगा। सविता जी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई और वहीं कमलेश जी बोलते रह गए, आखिर तुमने ही तो बहू की नौकरी छुड़वाई थी। बहू कमाती थी तो सबको सुख था। अब ले लो। जब तुम्हारी बहन आई और तुम्हें शिक्षा देकर चली गई, उसी दिन से मैं देख रहा था कि तुमने बहू को परेशान करके रख दिया। अरे, जिस तरह से तुम्हारा बेटा नौकरी करता, उसी तरह से बहू भी करती है। ऑफिस से जब रात को तुम्हारा बेटा आता है तो सोफे पे बैठकर फरमाइशें करने लगता है, मुझे यह लाकर दो, मुझे चाय दो, खाना दो। लेकिन वही जब बहू काम पर से आती है तो तुम उसे आर्डर देना चालू करती हो। दोनों माँ बेटे अपना अपना काम बोलना शुरू करते हो। उसे बेचारी को 2 मिनट बैठकर चैन से सांस लेने को समय नहीं मिलता। क्या बहू नहीं थकती? तुम बहू और बेटे में कितना अंतर करती हो। तुम घर के काम करती थी, वह भी तुमने सब कुछ छोड़ दिया। अब बहू परेशान हो गई थी, उसे नौकरी छोड़ना पड़ा। सविता जी अब सब समझ गई थी। उन्होंने उठकर कहा, मुझसे गलती तो हुई है राधा बहू, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब क्या करूं? अब तुम्हारी नौकरी वापस नहीं लग सकती क्या? नहीं माँ जी, इतना आसान नहीं है कि एक बार नौकरी छोड़ दूं, फिर दोबारा कहने जाऊं कि मेरी नौकरी मुझे वापस दे दो। सविता जी उदास होकर बैठ गई तो कमलेश जी ने कहा, परेशान मत हो, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं, जाओ अपने बेटे को जाकर निकाल लो, मैं चेक बनाकर दे देता हूँ। सविता जी और उनका बेटा संजय दोनों बैंक चले गए। इधर राधा ने अपने ससुर से कहा, वाह पापा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपकी आइडिया ने माँ जी की और संजय की आंखें खोल दी। हाँ बहू, लेकिन अभी सबसे क्या फायदा, तुम्हारी नौकरी तो छूट ही गई ना। अब तुम्हें दूसरी जगह नौकरी ढूंढने में भी कितनी परेशानी होगी। वह तुम्हारी शादी से पहले की नौकरी थी। राधा ने हंसना शुरू किया तो कमलेश जी ने कहा, क्या हुआ बहू, क्यों हंस रही है? अरे पापा जी, मैंने नौकरी थोड़ी ना छोड़ी है, मैंने तो सिर्फ 15 दिन की छुट्टी ली थी, जो कि अभी 2-3 दिन बचा है। अब मैं अगले हफ्ते से ही ज्वाइन कर लूंगी। वैसे भी कुछ महीने से रविवार को भी छुट्टी नहीं मिला करती थी, इसीलिए बॉस ने मेरे छुट्टी मांगने पर दे दिया था। कमलेश जी ने कहा, अरे वाह बहू, असली चाल तो तुमने चली है। नहीं पापा जी, यह तो मैंने आपसे ही सीखा। आप यदि मेरी मदद नहीं करते तो आज घर में यह सब कुछ अच्छे से नहीं होता। इतना सब कुछ राधा सोचते सोचते ऑफिस पहुंच गई। ऑटो खड़ा हुआ, तब जाकर राधा वर्तमान में लौटी और वह ऑटो के पैसे देते हुए अपने ऑफिस में चली गई और फिर वहां पर काम निपटाने लगी। आज सुमित्रा मौसी फिर से आने वाली थी, इसीलिए वह जल्दी ही घर आ गई, लेकिन डर रही थी कि जब पिछली बार आई थी
तो यह सब कुछ हो गया था। इस बार ना जाने सुमित्रा मौसी क्या करवा के जाएंगी। जल्दी जल्दी राधा किचन में उनकी पसंद का खाना बनाने लगी। अभी वह खाना बनाकर निकली ही थी कि घर की डोरबेल बजी। राधा ने जाकर दरवाजा खोला। मौसी के अंदर आते ही उन्होंने पैर छुआ, लेकिन आज सुमित्रा जी की आवाज धीमी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, खुश रह बहू। जो सुमित्रा मौसी चहक कर बोलने वाली, जिनकी आवाज से सारा घर गूंज उठता था, आज उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह अंदर आई और अपनी बहन सविता जी से गले लगकर रोने लगी। यह सब देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। सविता जी पूछने लगी, क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? क्यों इतना परेशान हो? सुमित्रा जी ने कहा, सब खत्म हो गया सविता, सब बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा। मैं रोड पर आ गई। आखिर हुआ क्या है? राधा जल्दी से किचन में गई, एक गिलास पानी लेकर आई, उन्हें सोफे में बैठाते हुए पानी पिलाई और फिर सब उनके आसपास घेर कर खड़े हो गए, बैठ गए और कहने लगे, बताओ क्या हुआ मौसी? अब संजय और राधा भी आसपास आ गए। कैलाश जी भी खड़े हो गए। वहीं पर वह भी जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ। तब कुछ समय के बाद जब सुमित्रा जी रो चुकी तो कहने लगी, अरे जिस घर में मैं राज करती थी, शेरनी बन के रहती थी, उसी घर से मेरे बेटे और बहू ने मुझे बेदखल कर दिया। मेरे दोनों बेटे और बहू आपस में जमीन के लिए झगड़ा करते रहे और फिर एक दिन दोनों ने आधा आधा जमीन बांट लिया। मैं परेशान होकर कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा करने चली गई, तो इधर दोनों आपस में झगड़ा करते रहे, एक साथ रहना मंजूर नहीं किए और मेरा पुश्तैनी जमीन मकान बेचकर दोनों ने पैसे को बांट लिया। अब जब मैं वापिस आई तो दोनों ने अपना अपना अलग घर बना लिया है और मैं रोड पर भटकती रह गई। कुछ दिनों के लिए मैं अपने पड़ोस में एक सहेली के यहाँ चली गई थी। 2 दिन उसके घर पर रही। अब मैं जा रही थी वृद्धा आश्रम, तो सोचा एक बार अपनी बहन सविता से मिलके चलूं। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। सविता जी ने कहा, दीदी तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो हमारे साथ। यह भी तो तुम्हारा ही घर है, यह भी तो तुम्हारी बहू और तुम्हारा बेटा है। लेकिन सुमित्रा जी ने कहा, नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी सविता, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। आज रात तुम्हारे साथ रहूंगी, बातें करूंगी, दूसरे दिन ही सुबह में चली जाऊंगी। वहीं पर बैठे हुए कमलेश जी यही सोचते रह गए कि शेरनी जैसे चिल्लाने वाली सुमित्रा जी आज इस तरह से हो गई है। जो दूसरों के घर में आग लगाता है, वही आग की चिंगारी उनके घर में भी लग गई और इस तरह से लगी कि उनका घर जलकर राख हो गया। कोई घर का ठिकाना ना रहा और आज उन्हें खुद ही वृद्धा आश्रम जाना पड़ रहा है। अच्छा हुआ समय रहते मेरी पत्नी सविता बात को समझ गई और अपने बहू बेटे से माफी मांग ली, नहीं तो ना जाने मेरे घर पर भी क्या हो जाता। मन में वह सोचते रह गए। दूसरे दिन सुमित्रा जी सुबह जल्दी ही उठी और अपना सामान उठाई और वृद्धा आश्रम के लिए चली गई। सविता जी लाख मना करती रह गई, लेकिन वह वहां नहीं रुकी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं से खत्म होती है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। जिंदगी के सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले लाइक कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।